नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए सीधे रुख करते हैं सुर्खियों का न्यूज एट 10 में। भारत की अध्यक्षता में G20 की 2 महत्वपूर्ण बैठकें आज से मुंबई और बेंगलुरु में हो रही हैं शुरू। मुंबई में विकास कार्य समूह की बैठक की हो रही है मेजबानी, जबकि बेंगलुरु वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक का कर रहा है आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में पुडुचेरी में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री श्री अरबिंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी करेंगे जारी। अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में भारत की अध्यक्षता में चल रहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 स्तरीय कार्यक्रमों की करेंगे अध्यक्षता। एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। साथ ही शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए एक मैत्री समूह की भी करेंगे शुरुआत। संसद के शीतकालीन सत्र में आज कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर होगी चर्चा। लोकसभा में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा करने का प्रस्ताव करेंगे पेश। वहीं राज्यसभा में भी कई अहम विधेयक पारित कराने के लिए किए जाएंगे पेश। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की आज 21वीं बरसी। 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन पाकिस्तान से आए 5 आतंकियों ने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद भवन पर किया था हमला। हमले में 9 सुरक्षा बलों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की दी थी आहुति। देश के इन सपूतों को आज संसद भवन में दी जाएगी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश को बताया भारत का अभिन्न अंग। उन्होंने कहा, भारत दुनिया में सॉफ्ट पावर के रूप में उभरा। आज का भारत है एकजुट और शक्तिशाली। अरुणाचल प्रदेश प्राचीन काल से है भारत का हिस्सा और प्रधानमंत्री ने खूबसूरत तरीके से किया है इसे पेश। प्रधानमंत्री पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में राजा पटेरिया को उनके निवास पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोमवार को पन्ना के पवई थाना में पटेरिया के खिलाफ एफआईआर की गई थी दर्ज। विश्व कप में एक्शन रोमांच भरे सेमीफाइनल मुकाबलों की आज देर रात से होगी शुरुआत। पहले सेमीफाइनल मैच में कप्तान मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना की टीम की लुका मॉड्रिक की क्रोएशिया से होगी भिड़ंत। दोनों टीमें फाइनल में पहुंचने के लिए करेंगी जद्दोजहद। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुडुचेरी में कम्मन कलाई संगम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में श्री अरबिंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें देश भर से श्री अरबिंदो के अनुयायी शामिल होंगे। बता दें कि श्री अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असाधारण योगदान दिया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में भारत की अध्यक्षता में चल रहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 स्तरीय कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। ये प्रतिमा संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत की ओर से एक उपहार होगी। विदेश मंत्री शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए एक मैत्री समूह की भी शुरुआत करेंगे। खबर संसद से जुड़ी हुई। संसद के शीतकालीन सत्र में आज कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी। लोकसभा में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। इसके अलावा सोमवार को जिन विधेयकों का निपटान नहीं हुआ था उस पर चर्चा होगी।
वहीं राज्यसभा में भी आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। अर्जुन मुंडा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए। इसके अलावा किरेन रिजिजू नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थन केंद्र विधेयक 2022 को पेश करेंगे। किरेन रिजिजू विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव भी करेंगे। और अब खबरें G20 आयोजन से जुड़ी हुई। भारत की अध्यक्षता में G20 की 2 महत्वपूर्ण बैठकें आज से मुंबई और बेंगलुरु में शुरू हो रही हैं। मुंबई में विकास कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की जा रही है, जबकि बेंगलुरु में वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन हो रहा है। 3 दिन की बैठक में भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत वित्तीय मामलों पर चर्चा पर जोर रहेगा। इसके तहत 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने, भविष्य के लिए शहरों को आर्थिक सहायता देने, वैश्विक ऋण संबंधी मामलों के प्रबंधन, वित्तीय समावेश और उत्पादकता संबंधी लाभ तथा जलवायु संबंधी कार्यों के लिए वित्त मुहैया कराने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की दिशा निर्धारित करना शामिल है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्रा जुड़ गए हैं बेंगलुरु से। अजय, तो पहला सेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या पहला सेशन हो चुका है, जिसका जिक्र हम सुबह कर रहे थे? 4 सेशन प्रस्तावित हैं आज। बिल्कुल सही कहा आपने। 9:55 पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले जो कन्वेंशन सेंटर आप देख रहे हैं, वहां पर ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर के जो पहला सत्र है उसकी शुरुआत हुई है। भारत की ओर से जो आर्थिक मामलों के सचिव है अजय सेठ और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि G20 के अलावा बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें WHO, WTO, यूनाइटेड नेशंस, OECD, जो IMF, FATF जैसे बड़ी संस्थाएं जो हैं, AIIB जो इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करती है, ये सारे मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं, इसमें हिस्सा ले रही हैं। कैसे इस वक्त की बड़ी चुनौतियों से निपटा जाए, इस पर ही जो मंथन है वो जारी है। और ग्रोथ को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, क्योंकि ग्रोथ तो एक समस्या ही है इस वक्त पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि कोविड और यूक्रेन संकट की वजह से बहुत सारे देश पीछे धकेले जा चुके हैं। लेकिन इस ग्रोथ को और सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, सतत विकास की जो प्रक्रिया है उसको कैसे सपोर्ट किया जाए, उसके लिए फाइनेंस कहां से लिया जाए, उस सब पर मंथन जारी है। चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 200 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, 100 करोड़ से ज्यादा लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में धकेले जा चुके हैं इस पूरे कोरोना पैंडेमिक की वजह से। इतना आसान नहीं है ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन बना पाना, लेकिन भारत की लीडरशिप पर सभी को भरोसा है। सभी लोग एक सहमत होकर के, जो अंतर्विरोध हमें इंडोनेशिया में देखने को मिला था वो अब भारत पर देखने को नहीं मिल रहा है। सभी लोग तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद भी, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रशिया हो, और जो दूसरे सभी देश हैं, वो सभी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। शेरपा की बैठक पहली बैठक समाप्त हो चुकी है। और फाइनेंस ट्रैक में अब पैसा कहां से आएगा, जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है, ग्रीन फाइनेंसिंग है, उन मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। मैक्रो इकोनॉमी को लेकर के चर्चा जारी है। और साथ ही अगर हम देखें अजय कि जिस तरह से जब हमने बाली में भी देखा था, जब जो राष्ट्रपति उन्होंने जोको विडोडो ने कहा था कि किस तरह से फाइनेंस को लेकर, यानी कि फिनटेक को लेकर पारदर्शी माहौल बनाना विकसित और विकासशील देशों के लिए बहुत अहम है, ताकि हम जो तमाम जिन हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को जिक्र करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं, उसका मार्ग तभी प्रशस्त हो पाएगा जब ये पारदर्शिता दोनों इन देशों में होगी, विकासशील और विकसित दोनों देश। तो देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो जो आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, जो विकसित देश हैं जो कह रहे थे कि लगातार क्लाइमेट फाइनेंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और जो उन्होंने $100 बिलियन के सालाना मदद का भरोसा दिया था, जो अभी तक जमीन पर आया नहीं है। वो क्यों नहीं आ पाया है? G20 एक बड़ा मोर्चा है जिस पर यह बात होगी, और इस बैठक में भी बात उठाई जाएगी कि जो डेवलप्ड नेशंस कहते हैं उसको करते क्यों नहीं है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आपको रोकना चाहूंगी मैं अजय। अमिताभ कांत जो शेरपा है G20 के, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा मुंबई आपको लिए चलते हैं कि वहां पर वो क्या कह रहे हैं। The developing world, it comprises about 85% of the global GDP and about 78% of the global trade. But more important,
that almost 92% of the total patents emerge from G20 countries. G20 has played a very critical role in the past, at times when economic growth was impacted, when financial progress was impacted, and so on. And therefore, we are meeting at a point of time when the world is in the midst of a turmoil. Global growth has slowed down. There's a looming crisis of inflation. There is a huge crisis of vast number of people going below poverty line because of COVID. Almost 200 million people have gone below poverty line. Over 100 million people have lost their jobs. There's a crisis of global debt. 70 countries have been impacted by global debt. There's a huge crisis of climate finance and climate action. The global supply chains are disrupted. In the midst of all this, India has taken over the G20 presidency. Our belief is that every crisis is also a huge opportunity, and there cannot be a better opportunity than what the Prime Minister Modi has said, that India's G20 leadership will be decisive, will be inclusive, will be action-oriented. And therefore my belief is that the development working group, which to my mind is really the heart and soul of development as far as G20 is concerned and has to play a very critical and a major role, is very, very significant. And I think it's incumbent upon everyone who's representing their respective development working group to be very progressive, very forward-looking, and to draw up an agenda which can really enable the world to technologically leapfrog. I've for long worked in the field of development. Many years back, when I was working in the fisheries sector of Kerala, my job was to transform the lives of traditional fishermen. We were able to provide them new crafts, which were the fiberglass crafts. We were able to give them fishing nets, new fishing nets, which were then known as the disco nets in Kerala. And we were able to give them outboard motors so that they could go much further into the sea. But opening their bank account was a nightmare. It used to take us about 7 to 8 months to know your customer, chase physical bank managers, open their bank account. And I've seen the transformational journey in India. Today we open a bank account in less than a minute using our digital identity, which is the biometric. I have seen the transformation that this journey of being able to provide direct benefit transfers to citizens straight into their bank accounts and being able to use their data to track their performance. More recently, I was the CEO of Niti Aayog, and I was able to drive a program called the Aspirational District Program. This covered 115 of the most backward districts of India. The Prime Minister didn't call them backward, he called them the aspirational districts of India. And these districts were backward in education, in health, in nutrition, in infrastructure, in agriculture production and productivity. And there was a virtuous cycle of poverty in these districts. The challenge was to transform these districts.
We used the power of data to bring in good governance in these districts. We had 49 outcomes across education, health, nutrition, and agriculture. We tracked them on a real-time basis. It was not possible when I was working in the fisheries sector of Kerala, because real-time data was not possible, because digitally we had not leapfrogged, everybody did not have a mobile. Today, we have access to real-time data. Today we have access to getting it on a mobile on a real-time basis. You are able to track it on a real-time basis. We were in this 115 districts on 49 outcomes. We created a sense of competition on performance in these 115 districts on the strengths of good governance through data. We got data on a real-time basis, put out that data in public domain, made the districts compete with each other, and put their ranking so that every citizen of these districts and every politician of these districts knew whether those districts were going up or down. And therefore, there was a huge sense of competition, and because of competition on the basis of data, these districts could improve radically. We could name and shame them, and we could put their ranking in public domain. So my belief is that things will never change without competition. Things will never change without competition, and competition will never happen without good data. And therefore, our ability to access good quality data on a real-time basis, get it verified by third parties, putting it in public domain so that the world knows what's happening. Bringing in transparency is the key. And I have seen these districts which were remained in poverty for 65 to 70 years, transforming within a period of 2.5 to 3 years on the basis of the power of data. The data brought in good governance, and good governance brought in competition, and competition ensured that every district officer competed and transformed their districts. We then took the district, this model, to education, to health, and we started ranking states. We started putting this competitive spirit, and India is a very large country. It's bigger than 25 countries of Europe plus another 30,000 kilometers, but we put out the ranking of states, of districts, all in public domain. We received a lot of flack, but it brought in transparency. And to my mind, it's very important that we do this. The challenges are many. The challenges are that firstly, public data remains inaccessible because government officers don't want to put out data in public domain. They want to own that data for whatever reason. They are possessive about that data, and it's very difficult to either find that data or download that data. So the first thing is making this data accessible to the citizens so that academicians, researchers, everybody in government is able to access data. Secondly, the data is very siloed. You need a multi-sectoral approach to development, but data is very, very siloed across sectors. Even the health ministry will not know the data coming in, and they are not able to get the data from primary health center, the medical colleges, all in silos. There is data. It's not that there is a shortage of data. Data is existing everywhere, but it's all siloed. So break the silos. And that's important. I think the other thing is that the quality of data is very important. That
quite often in government we feed garbage and you get garbage and you feed out garbage. So it's very important to improve the quality of data and ensure that it's not cluttered, it's not complex, it's very simple, it's easy to navigate, it's the simplicity of the data is key. And fourthly, I think it's very, very important that the data, government data are provided as aggregates, which is not good. We should break down the aggregation. And fifthly, I think it's very important that real-time data is provided. The key is that when I was a young officer, as a collector, I did a lot of work in my district, but I never knew whether my district was going up or down. I came to know 6 years later when the Department of Statistics published the statistics. But today, on mobile, you get real-time data. Real-time data is the key, and therefore, getting real-time data is really the key. So the challenge, I think, really, as we say, is that we've tried in government, in India, we've tried to bring in good data governance, and good data governance through one of our think tanks which I headed. We tried to bring in several initiatives. One was a data governance quality index which we brought in. Now what the data governance quality index does is that it enables you to do your own assessment of your data quality index, which is very important to my mind. You should be able to, there's huge amount of data being churned out, but every organization should be able to assess for itself whether it is doing good data governance around several criteria. And we really looked at self-evaluation of the data, which everybody should look at. And let me tell you, I'm absolutely convinced in my mind that the less developed countries, the developing countries, will never be able to technologically leapfrog, will never be able to grow, will never be able to prosper without the use of data and good governance, and using the power of data for development. And therefore, what we said is that there should be data generation, there should be data quality, there should be use of technology, there should be data analytics, and there should be data dissemination, and there should be a lot of AI and machine learning to be used on this, and best practices out of all this should be put out in public domain so that all others can copy. And therefore, every country needs to bring in this good governance quality, data governance quality index. That is my belief. The second thing which we've tried to do is to build up a national data analytics platform. And the national data analytics platform is because massive terabytes and terabytes of data is available, but it's all in garbage form. No academician, no researcher, no practitioner, no government officer is able to bring out best practices out of them. So what do you do? So again in Niti Aayog, we worked around a national data analytics platform which made data totally accessible so that machine readable formats, clear documentation, and APIs for easy access became the key. We ensured integration through standardized data schemes across all data sets so that they become interoperable. We ensured that there was a provision of highest spatial and temporal resolution data over time. We made it clean UI, UX, user-focused, user research-driven, and we ensured that it was highly interactive, high-quality interactive visualization tools, including mapping software. Now, these are really the key, because not that there is no data, but every government department thinks he owns data. The data may be available in marketplace, but he doesn't want to part with it. So you bring in that data, put it in a platform, make it easy, accessible to everybody, and bring out all the best practices. So my learning from all this is based on my own experience.
And my experience is that I worked very hard in the lives of fishermen, but I could not transform it. I could not bring in competition. I could not bring out best practices because at that point of time in my career, there was no access to good data. I could not bring in good governance there, though I worked very hard. In aspirational district, I could transform 115 aspirational districts of India in 2.5 to 3 years' time. आइए कुछ सीधे लिए चलते हैं संसद भवन, जहां पर आतंकी हमले की आज 21वीं बरसी है। आपको सीधे लिए चलते हैं वहां पर, क्योंकि आज जिन रणबांकुरों ने अपने प्राणों को न्योछावर किया था मां भारती को सलामत रखने के लिए, आज उन रणबांकुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। सीधी तस्वीरें। इक्कीसवीं बरसी है। आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी यहां पहुंचे थे और लोकतंत्र के इस मंदिर पर हमला किया था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, उसके बाद यहां पर जब आतंकवादी पहुंचे तो हमारे जवानों ने मुकाबला किया, अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन लोकतंत्र के इस मंदिर को सुरक्षित रखा। आपको बता दें कि 9 लोग इस हमले में शहीद हुए थे। सीआरपीएफ की कमलेश कुमारी महिला कमांडेंट थी और वो सबसे पहले इस हमले में शहीद हुई थी। दिल्ली पुलिस के 5 लोग भी इस हमले में शहीद हुए थे। नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह और घनश्याम, इन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर लोकतंत्र के इस मंदिर की रक्षा करी थी। इसके साथ साथ राज्यसभा सचिवालय के 2 सुरक्षा सहायक, उन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसमें एक जगदीश प्रसाद यादव थे और दूसरे थे मातवर सिंह नेगी। जिस समय आतंकवादी यहां पहुंचे थे 11:40 का करीब समय था और जब लगातार गोलियां चल रही थी तो राज्यसभा सचिवालय के दोनों सुरक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद यादव और मातवर सिंह नेगी, यही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले अपने जो सहयोगी थे उनको ये बोला था कि संसद भवन के गेटों को तुरंत बंद करो, आतंकी हमला हुआ है। आप समझ सकते हैं कि अगर आतंकवादी गेट से अंदर घुस जाते तो कितनी बड़ी जो घटना है वो दुनिया के सामने आती, और आज हमारे उन्हीं जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके साथ साथ एक और CPWD के एक माली थे देशराज, वो भी इस आतंकी हमले का शिकार हुए और आज सत्ता पक्ष और विपक्ष तमाम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए इन लोगों को यहाँ पर पहुँचे हैं और गार्ड ऑफ ऑनर इनको दिया जाएगा CRPF के द्वारा, क्योंकि CRPF की महिला कमांडेंट है वो भी शहीद हुई थी। ये आप नाम देख सकते हैं, विजेंद्र सिंह, रामपाल, नानक चंद, ये दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे। इसके अलावा मातवर सिंह नेगी, ये जो राज्यसभा सचिवालय के सुरक्षा सहायक थे। इसके अलावा JP यादव, कमलेश कुमारी जो सबसे पहले शहीद हुई थी और CRPF की महिला कमांडेंट थी, ओम प्रकाश दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल थे, इसके अलावा घनश्याम दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल और देशराज, ये जो CPWD में काम करते थे और माली थे, वो भी इस हमले में शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए संसद भवन परिसर में पहुंचे हैं और इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी उस समय जब हमला हुआ था थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकली थी और लाल कृष्ण आडवाणी उस समय संसद भवन परिसर में ही मौजूद थे।
और आज उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने हमारे इस लोकतंत्र की रक्षा करी थी। सीआरपीएफ के कमांडो जो गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। श्रद्धांजलि देने के लिए जो तमाम लोग हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इसके अलावा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी पहुँचे हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। आतंकवाद आज पूरी दुनिया में अपने पैर फैला रहा है और पूरी दुनिया को ही इस आतंकवाद से मिलकर लड़ना होगा। भारत लगातार कहता रहा है कि अच्छा या बुरा आतंकवाद नहीं होता, आतंकवाद होता है। विफल करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और भारतीय प्रजातंत्र की रक्षा की। हमें अशोक चक्र से सम्मानित शहीद जगदीश प्रसाद यादव, शहीद मातबर सिंह नेगी, शहीद कमलेश कुमारी, कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद नानक चंद, शहीद रामपाल, शहीद ओम प्रकाश, शहीद विजेंद्र सिंह, शहीद घनश्याम और सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी शहीद देशराज की शहादत पर गर्व है। इन सभी शहीदों को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। अब पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप सीआरपीएफ की सम्मान गार्ड शहीदों के सम्मान में सलामी देगी। सम्मान गार्ड शहीदों को सलामी देंगे। सलामी चल। सम्मान गार्ड चल। अब हम शहीदों के सम्मान में मौन रखेंगे।
अब सभी गणमान्य जन अमर शहीदों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो आप देख रहे थे संसद भवन से ये सीधी तस्वीरें, जहां आतंकी हमला जो हुआ था 21 वर्ष पहले लोकतंत्र के इस मंदिर पर, उसमें जिन रणबांकुरों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया था मां भारती के लिए, उन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमने देखा कि उपराष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और विपक्ष के तमाम जो नेता थे और अन्य गणमान्य जो सांसद हैं, उन सभी ने, और वो अभी भी वो जहां पर श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की जा रही है। हम जानते हैं कि आज के दिन उनके अदम्य साहस और शौर्य को याद हर एक भारतीय कर रहा है कि लोकतंत्र के इस मंदिर की गरिमा को ठेस ना पहुंचे, इस पर कोई आंच ना आए, उसे बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes
Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा। डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को पन्ना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दमोह जिले में राजा पटेरिया को निवास से गिरफ्तार किया गया। सोमवार को पन्ना के पवई थाने में पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उल्लेखनीय है कि राजा पटेरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश प्राचीन काल से ही भारत का अभिन्न अंग रहा है। उन्होंने कहा भारत सॉफ्ट पावर के रूप में उभरा है। पीएम मोदी ने इस चीज को बहुत सुंदरता से दर्शाया है। उन्होंने कहा कि हम सॉफ्ट पावर के मामले में दुनिया में नंबर 1 हैं। आज अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर कोई कुछ कहेगा तो ये सीधा सीधा आता है कि ये तो प्राचीन काल से भारत के साथ जुड़े हुए हैं। जो हमारा सॉफ्ट पावर, हमारा कल्चरल, हमारा हेरिटेज का जो रिवाइवल हुआ है, इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि ये अद्भुत महसूस होने का चीज है कि 8 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से भारत देश अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं तो ये कह सकता हूं कि आज सॉफ्ट पावर के मामले में दुनिया में नंबर 1 के रूप में उभर के आया है। प्रधानमंत्री ही नहीं, हम भी किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में जाते हैं तो भारत से आया है ये बताने से ही लोग बहुत ही इज्जत भाव से हमको देखते हैं और बात करते हैं। असम के हैलाकानी जिले में सोमवार को 2 संगठनों के 1179 ब्रू आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक लिबरेशन फ्रंट ऑफ बराक वैली और ब्रू रेवोल्यूशनरी आर्मी ऑफ यूनियन से जुड़े उग्रवादियों ने 18 AK सीरीज की राइफल, M16 राइफल सहित 350 हथियार और 400 से भी अधिक कारतूस सौंप दिए। दोनों संगठन ज्यादातर असम मिजोरम सीमा से सटे इलाकों में सक्रिय थे। आत्मसमर्पण करने वालों में राजेश चरकी के नेतृत्व वाले ब्रू के 634 सदस्य और धन्यराम रेंग के नेतृत्व वाले UDLF बीवी के 545 सदस्य शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सुपौर के तुलीबल इलाके में संदिग्ध IED का मिलना, इसकी सूचना सामने आ रही है। घटनास्थल पर सुपौर पुलिस, 52 RR और CRPF की टीम मौके पर मौजूद। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर कड़ा प्रहार जारी है। इस साल बड़ी संख्या में आतंकी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ढेर किए गए। जम्मू कश्मीर के DGP ने कहा कि घाटी में आतंक के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई जारी है। एक साल के अंदर फॉरेन टेररिस्ट 56 का सफाया हुआ है, जो लार्जेस्ट नंबर है पिछले बहुत सारे सालों में। और इसी तरीके से अभी अगर इस साल मान लीजिए कि 109 मिलिटेंट पैदा हुए, उसमें 86 का सफाया हो चुका है, 23 सिर्फ बचे हैं। तो जो मिलिटेंसी के रास्ते पे जाएगा उसकी उम्र लंबी नहीं है। नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार आज से श्रीलंका के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। नौसेना प्रमुख 15 दिसंबर को श्रीलंकाई नौसेना और समुद्री एकेडमी त्रिंकोमाली में कमिश्निंग परेड में बतौर मुख्य अतिथि और समीक्षा अधिकारी के रूप में शामिल होंगे। इस यात्रा के दौरान नौसेना प्रमुख श्रीलंका के वरिष्ठ राजनीतिक और रक्षा नेतृत्व के साथ वार्ता करेंगे। वे श्रीलंका सशस्त्र बलों के अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे और विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग गतिविधियों की प्रगति की भी
समीक्षा की जाएगी। नौसेना प्रमुख की यात्रा श्रीलंका के साथ विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ाएगी। भारतीय नौसेना वार्षिक स्टाफ वार्ता के माध्यम से नियमित रूप से श्रीलंका नौसेना के साथ बातचीत करती है और नियमित रूप से अनेक सैन्य अभियानगत गतिविधियों का संचालन भी। भारतीय नौसेना श्रीलंकाई नौसेना की क्षमता में वृद्धि संबंधी कदमों में भी साथ देती है। इसके अलावा भारतीय नौसेना भारत में श्रीलंका नौसेना कर्मियों के प्रशिक्षण सहित विभिन्न क्षमता वृद्धि परियोजनाओं में सक्रिय रूप से लगी हुई है। वहीं श्रीलंकाई नौसेना भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित विभिन्न बहुपक्षीय कार्यक्रमों में एक नियमित भागीदार है। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 19 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र में 5 बैठकें होंगी। सदन में आज मौजूदा वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था, विकास और युवाओं को नौकरी के वायदे के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेर सकती है, जिससे सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने सभी दलों से सदन का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि सार्वजनिक महत्व के मुद्दे अधिक से अधिक उठाए जा सकें। और अब बात करते हैं ठंड की। दिसंबर महीना लगभग आधा बीत चुका है और राजधानी दिल्ली में अभी भी कपकपा देने वाली सर्दी के बजाय दिन में गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज से बर्फीली हवा के तेज होने के कारण तापमान में तेजी से गिरावट शुरू होगी। पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से भी ये गिरावट दर्ज होगी। तेज बर्फीली हवा मैदानी इलाकों में सर्दी को बढ़ाएगी। सप्ताह के अंत तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की वजह से सर्दी अपने तेवर कड़े कर सकती है। इस सप्ताह से घना कोहरा पड़ने का भी अनुमान जताया जा रहा है। उत्तर भारत समेत पूर्वी भारत के भी कई इलाकों में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कोहरे ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। सुबह के समय कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी कम हुई, जिससे लोगों को वाहन चलाते वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा। दिसंबर महीना शुरू होते ही मौसम में बार बार तेजी से बदलाव हो रहा है। वहीं सुबह के समय सर्द हवाओं का दौर भी शुरू हो गया। हवा का रुख तेज होने की वजह से लोगों को अब ठंड का एहसास अधिक होने लगा। वहीं रात के वक्त पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कोहरा और ठंडी हवा की दस्तक के बाद अब सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट के साथ ही सर्दी बढ़ने के आसार हैं। इसके चलते दिन में भी हल्का कोहरा रह सकता है और सर्दी बढ़ेगी। आज सुबह लखनऊ और आसपास के जिलों में धुंध या हल्का कोहरा रहेगा। वहीं गोरखपुर में घना कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। वाहनों को लाइट जलाकर आवागमन करना पड़ा। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग आग तापते हुए दिखे। चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ नजर आई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू किए जाने के बाद से 37 करोड़ 76 लाख से अधिक ऋण प्रदान किए गए। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 25 नवंबर 2022 तक ऋण की राशि 20,43,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक सर्वेक्षण का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि 2015 और 2018 के बीच 3 वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से कुल 1 करोड़ 12 लाख रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने वाले संस्थान उपयुक्त व्यक्तियों को लघु व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करते हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के 60 साल पूरा होने के अवसर पर नई दिल्ली से डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आज एक समारोह का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण शाम 6 बजे समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी उपस्थित रहेंगे। वहीं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक जौहरी, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा के साथ साथ वित्त मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी समारोह में शामिल होंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष नवंबर में 11 महीने के निचले स्तर पर 5.88% पर आ गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में कमी के कारण खुदरा मुद्रास्फीति में कमी आई और हायर बिल 4.67% पर रही।
ये महंगाई दर खुदरा महंगाई दर पिछले साल दिसंबर के बाद से सबसे निचले स्तर पर। अक्टूबर में देश की वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति 3 महीने के निचले स्तर पर 6.77%। चीन अपनी सख्त शून्य कोविड नीतियों के तौर पर निवासियों के आने जाने पर नजर रखने की आवश्यकता खत्म करेगा। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू की गई चीन की इन कड़ी नीतियों का व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया। सोमवार मध्य रात्रि से स्मार्टफोन ऐप ने काम करना बंद कर दिया, जिसका मतलब है कि निवासियों के आने जाने पर नजर नहीं रखी जाएगी। इसके साथ ही इसकी संभावना भी कम हो गई है कि निवासियों को महामारी के ज्यादा मामलों वाले क्षेत्रों की यात्रा करने पर पृथकवास के लिए विवश किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि वे ज्यादातर कठोर उपायों को खत्म कर रही है। बीजिंग और कई अन्य शहरों में पिछले महीने पाबंदियों को लेकर प्रदर्शन तेज हो गए थे और प्रदर्शनकारियों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा देने की मांग की थी। यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने G7 देशों के रक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए उनको आग्रह किया। ज़ेलेंस्की ने जर्मनी द्वारा आयोजित बैठक में वर्चुअल माध्यम से कहा कि यूक्रेन की रक्षा के लिए G7 देशों को आधुनिक टैंक और लंबी दूरी के हथियार मुहैया कराने चाहिए। ज़ेलेंस्की ने रूस की हिंसक कार्रवाई के खिलाफ एक राजनीतिक समाधान का आह्वान किया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस को क्रिसमस तक अपने सैनिकों को वापस निकाल लेना चाहिए। यूक्रेन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो हैं वो डेनिस शिमहाल, उन्होंने फ्रांस की यात्रा के दौरान अपने फ्रांसीसी समकक्ष एलिजाबेथ बॉर्न से पेरिस में मुलाकात की। यूक्रेन के लिए कुछ स्तरीय एकजुटता सम्मेलन से पहले दोनों नेताओं ने मुलाकात की। यूक्रेन के प्रधानमंत्री एलिसी पैलेस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। वे पेरिस में फ्रांस के विदेश और वित्त मंत्री से भी चर्चा करेंगे। अमेरिका ने अगले 3 वर्षों में अफ्रीका को $55 बिलियन की धनराशि देने की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस सप्ताह अमेरिका अफ्रीका शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी महाद्वीप में निवेश करने की योजना पर चर्चा शामिल है। सुल्लिवन ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन शिखर सम्मेलन में चर्चा के लिए एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे। यूरोपीय देश मॉन्टेनिग्रो में संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के सामने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस बैरियर को तोड़ने का प्रयास भी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, साथ ही राष्ट्रपति मिलो ज़ुकानोविक के खिलाफ शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया जाए। बता दें कि मॉन्टेनिग्रो में लंबे समय से राजनीतिक गतिरोध बरकरार है। कोलंबिया की सरकार और नेशनल लिबरेशन आर्मी के प्रतिनिधियों के बीच शांति वार्ता की पहली बैठक हुई। कोलंबिया के लगभग 6 दशकों के सशस्त्र संघर्षों में सरकार और नेशनल लिबरेशन आर्मी के बीच वार्ता हो रही है। अगला चरण जनवरी माह में मेक्सिको में शुरू होगा। एक संयुक्त बयान में दोनों पक्षों ने कहा कि समझौते के 4 बिंदुओं पर सहमति बन गई, जिसमें गंभीर हिंसा के खिलाफ कदम उठाना शामिल है। भारत FIH नेशंस कप महिला हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल के करीब पहुंच गया। स्पेन में खेली जा रही प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने पूल बी के अपने दूसरे मैच में एशिया चैंपियन जापान को 2-1 से मात दी। सलीमा टेटे और ब्यूटी डुंगडुंग ने भारत की ओर से गोल किए। इससे पहले भारत ने अपने पहले मुकाबले में चिली को 3-1 से हराया। अंतिम लीग मुकाबले में भारतीय टीम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारत ने पूल बी में और स्पेन ने पूल ए में 6 अंक के साथ शीर्ष पर रहते हुए अंतिम 4 में प्रवेश कर लिया। प्रतियोगिता की विजेता टीम FIH प्रो लीग 2023-24 सीजन के लिए क्वालिफाई कर लेगी। फीफा विश्व कप अब तक अपने अंतिम पड़ाव के करीब पहुंच गया। आज देर रात पहले सेमीफाइनल मुकाबले में लुसेल स्टेडियम में पिछली बार की उपविजेता क्रोएशिया का सामना 2 बार की विजेता अर्जेंटीना के साथ होगा। अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी मेसी और वहीं क्रोएशिया के लुका मॉड्रिच का संभवतः ये आखिरी विश्व कप है। दोनों ही दिग्गजों की कोशिश होगी कि वो इस मुकाबले को जीतकर खिताबी मुकाबले में अपनी दावेदारी को पेश करें। खास बात यह है कि अर्जेंटीना को 2014 के फाइनल में जबकि क्रोएशिया को 2018 में फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। अर्जेंटीना ने पिछले साल कोपा अमेरिका का खिताब जीता, वहीं क्रोएशिया की टीम बिना किसी हो हल्ले के 4 साल पहले के अपने प्रदर्शन को दोहराने की राह पर, जब टीम ने फाइनल में जगह बनाई थी और इस दौरान ग्रुप चरण में अर्जेंटीना को भी हराया। मेसी अब तक फीफा विश्व कप 2022 में 4 गोल कर चुके हैं। मौजूदा वर्ल्ड कप के शीर्ष स्कोरर फ्रांस के एम्बापे से 1 गोल पीछे। वहीं दूसरी ओर लुका मॉड्रिच ने भले ही मौजूदा वर्ल्ड कप में एक भी गोल ना किया हो, लेकिन क्रोएशिया की टीम के लिए वो असरदार साबित हुए।
फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।